नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर यूनियन की बात करें या फिर इसके टेरिटरी की बात करें, जो कि पार्ट 1 बात करता है, और पार्ट 1 की अगर बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में बात करता है। सो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है। और इसका आर्टिकल 1 की अगर बात करें, ये बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो पार्ट 1 क्या बात करता है? आर्टिकल 1 to 4 जो कि डील करता है यूनियन एज वेल एज इट्स टेरिटरी। ओके, विच इज़ कॉल्ड द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, ये फेडरल स्ट्रक्चर है और जो कि दिया गया था, इट वर गिवन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एज यू नो। ओके, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक तरीके से द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। ओके, हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं प्रेजेंटली। कितने हैं? एज यू आर अवेयर, लाइक कितने स्टेट्स हैं हमारे यहाँ? तो 8 यूटीज़ है और 28 स्टेट्स हैं। ओके, सो हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे कंट्री में। तो इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखना है। द राइट टू सेड, जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द फेडरेशन इज़ नॉट अवेलेबल टू द स्टेट्स। ओके, हमारे यहाँ जो स्टेट है वो राज्यों से, यानी कि जो हमारा भारत है, भारत से वो अलग नहीं हो सकता, यूनियन से स्टेट अलग नहीं हो सकता है हमारे यहाँ। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स और यूनियन के बीच में। ओके, सारे स्टेट से मिलकर हमारे यहाँ यूनियन बनता है और भारत दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड क्लॉज 2 की अगर बात करें, क्लॉज 2 क्या बात करता है? क्लॉज 2 बात करता है इसका, द स्टेट्स एंड स्टेट टेरिटोरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जैसे कि अगर फर्स्ट शेड्यूल अगर आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बात किया है स्टेट्स मतलब राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया है। इसी क्लॉज 3 की अगर बात करें, द टेरिटोरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटोरीज ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज। देखिए, अभी क्या है कि टेरिटोरी मतलब क्या बताया गया, जो इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर क्या क्या आएगा? स्टेट्स आएगा सबसे पहले, टेरिटोरीज ऑफ स्टेट्स, फिर यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो आएंगे, फिर उसके बाद टेरिटोरीज डैट मे बी एक्वायर्ड। ओके, जिसको एक्वायर, अधिग्रहण किया गया, किसी भी तरीके से एक्वायर किया गया है जो, तो वो भी हमारा ही टेरिटोरी माना जाएगा। मान लीजिए कोई भारत से बाहर का कोई टेरिटोरी है जिसको इंडिया ने एक्वायर किया है, तो वो भी भारत का ही माना जाएगा। सो आर्टिकल 1 बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या कहा गया आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में कि टेरिटोरीज ऑफ स्टेट्स, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, फिर उसके बाद टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर, जो कि एक्वायर किया जा सकता है फ्यूचर में, उसके बारे में बात करता है। ओके, नाउ कम टू आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। देखिए, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में अगर बात करें तो पार्लियामेंट के पास ये पूरा पावर है कि वो एडमिट करे इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश करे न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन। अगर बात करें कि देखिए, पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, पावर टू एडमिट अ न्यू स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, कोई न्यू स्टेट्स बना सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच इज़ ऑलरेडी इन द यूनियन। और कई बार होता है कि कुछ यूनियन में ही स्टेट्स हैं, जैसे कि अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अगर बात करें कि जून 2 2014 में, 2 जून 2014 में तेलंगाना क्या हुआ था? तेलंगाना क्या हुआ था? अलग हुआ था, सेपरेटेड हुआ था फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उससे तेलंगाना अलग हो गया था। सो उसको एक अलग राज्य बना दिया गया। ओके, सो अगर बात करें झारखंड का, तो झारखंड भी बिहार से अलग हुआ था ऑन 15 नवंबर 2000। ओके, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करें उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये एक तरीके से जो लॉ है हमारे यहाँ, वो एक बना हुआ है कि एडमिट हो सकता है कोई न्यू स्टेट्स, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया में से ही कोई एक स्टेट से ही दूसरा स्टेट भी बन सकता है
या फिर एडमिशन ऑफ स्टेट्स इसको बोल सकते हैं विच आर ऑलरेडी इन द यूनियन, ओके। एंड द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ये सेकेंड इसका क्या व्यू है कि पावर है टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स दैट इज स्टेट विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, ओके। सो ये चीज़ समझना है। आर्टिकल 2A भी था जिसको रिपील कर दिया गया था कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, जिसको रिपील कर दिया गया कि सिक्किम इज़ नॉट एसोसिएटेड। अर्लियर इट वाज, अगर बात करें 1975 का वहाँ पर मोनार्की था, तो लेटर ऑन सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन एसोसिएटेड था, पर अब ऐसा नहीं है। सिक्किम इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड सिक्किम इज़ अ स्टेट, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट Article 3, formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. So the parliament may by law form new states by separation of territory from any state or by uniting two or more states or part of states or by uniting any territory to be a part of state. देखिए आर्टिकल 3 बहुत आसान है। आर्टिकल 3 की अगर बात करें तो आर्टिकल 3 बात करता है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स या फिर ऑल्ट्रेशन के बारे में बात करता है। या फिर देखिए सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की कोई नया स्टेट बनाया जा सकता है हमारे यहाँ, ओके। फिर बोलता है कि ऑल्ट्रेशन क्या होता है। ऑल्ट्रेशन इन अ सेंस ऑफ लाइक अगर उसका क्षेत्र को बढ़ाना है किसी राज्य का, किसी राज्य के बाउंड्री यानी उसका बाउंड्री को बढ़ाना है, या फिर किसी राज्य का जो नाम है वो बदलना है, तो कोई भी राज्यों का नाम बदला जा सकता है किसी भी राज्य का। सो ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इसका बात करता है कि फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, ओके। कि देखिए न्यू स्टेट किस तरीके से सेपरेट हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि अब अगर जैसे कि मैंने बताया कि कोई एक राज्य से दो राज्य भी बन सकता है, या फिर दो राज्यों को मिलाया भी जा सकता है, ओके, या फिर कोई टेरिटोरी को भी मिलाकर एक राज्य बनाया जाया जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर इंक्रीज करना है एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है, या फिर डिमनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का एरिया को कम कर देना है, या किसी के कोई भी स्टेट है उसका बाउंड्री को ऑल्टर करना है, बढ़ाना है, घटाना है, ओके, किसी का नाम चेंज करना है, ओके, वही सब बात करता है टू ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। सो आर्टिकल 3 की अगर बात करें कि इसमें प्रोविजो दिया हुआ है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोविजो, तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी स्टेट का बाउंड्री को ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर कोई न्यू स्टेट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से ही कोई न्यू स्टेट बना रहे हैं आप, मान लिया जाए कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, कोई राज्य है, मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश है, उससे उत्तराखंड बना, तो कैसे क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ था। बिहार से झारखंड बना तो क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, बिहार से ही झारखंड निकल कर बना। या फिर अगर बात कर ले तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकल कर बना तो क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ। तो देखिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। दिस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमेंबर, और स्टेट लेजिस्लेटिव व्यू, यानी कि राज्यों का जो लेजिस्लेचर है वो उसका भी व्यू बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि राज्य इसके बारे में क्या कहता है। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, ओके। स्टेट व्यूज आर नॉट बाइंडिंग। अगर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इसको अगर इग्नोर करना चाहे स्टेट का सजेशन को, तो उसको इग्नोर कर सकता है कौन, पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट अगर चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर चाहे तो, समझ गए। लेकिन प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ज़रूरी है ऐसे मामलों में, अगर किसी नए राज्य को बनाना है या फिर बाउंड्रीज़ जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बाउंड्रीज़ को एक तरीके से बढ़ाना है, घटाना है, कुछ भी ऐसा कुछ करना है, तो दो स्पेशल कंडीशन इसमें होता है। पहले तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट लेना है, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव का जो व्यू है वो, लेकिन वो भी बाइंडिंग नहीं है। अगर प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट इस पे अगर कोई सजेशन अगर रखते हैं तो वो स्टेट का सजेशन लेना बाइंडिंग नहीं समझते हैं। और कोई रेफरेंस भी, अगर न्यू चेंजेस चाहिए तो ऐसे में कोई रेफरेंस नहीं लेना चाहिए। जैसे कि इफ़ न्यू चेंजेस आर मेड इन द बिल, इट विल नॉट नेसेसरी टू रेफर दैट बिल टू द कंसर्न स्टेट अगेन। अगर कोई चेंजेज होना है, कोई चेंज करना है, तो उसके लिए हर बार कोई प्रोविजो से रिगार्डिंग आप एक तरीके से कोई रेफरेंस नहीं ले सकते। अगर प्रोविज़न इन अ केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज की अगर बात हो, इफ़ द बिल इज़ रिलेटेड टू द यूटी विथ अ स्टेट लेजिस्लेचर, in that case Delhi and Puducherry at that moment
आइदर नो रेफरेंस इज नीडेड टू बी मेड टू द लेजिस्लेचर और इट्स व्यू ऑन द बिल। तो समझ गए कि ये क्या प्रायर रिकमेंडेशन और स्टेट लेजिस्लेटिव का व्यू लेना जरूरी है। अगर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट एग्री है तो देयर इज़ नो कंसर्न और देयर इज़ नो nothing is required to take any suggestion required, there is no any suggestion required of the state, okay, under that case, okay। आर्टिकल 4 की अगर बात करें, आर्टिकल 4 क्या बात करता है? आर्टिकल 4 बहुत आसान है। आर्टिकल 4 की अगर बात करें, आर्टिकल 4 क्या कहता है? लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स। सो ये क्या बात करता है? सबसे पहले इसको दो हिस्से में बांट देते हैं, सबसे दो हिस्से में इसको बांट देते हैं। फर्स्ट वन इज एनी लॉ विच कंटेन्स प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 2। कोई भी लॉ है जो कंटेन करता है प्रोविजन अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। जाहिर सी बात है कि कोई भी कंटेन प्रोविजन करता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ओके। आर्टिकल 2 क्या बात करता था? आर्टिकल 2 के बारे में जैसे कि जाने कि आर्टिकल 2 बात करता है क्या कि पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स, पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। और आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 क्या बात करता है? पार्लियामेंट के पास कुछ पावर है इस चीज़ से रिगार्डिंग, जैसे कि अभी डिस्कस किया था कि कोई न्यू स्टेट बनेगा तो उसमें प्रोविजो दिया हुआ था, ब्ला 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 जो भी है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या चेंजेज होता है? अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई प्रोविज़न जो भी है उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट होता है तो अमेंडमेंट क्या होगा? फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में बदला जाएगा। किसका बदला जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में चेंज होगा। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स यूटी, जाहिर सी बात है अगर ऑल्ट्रेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो रहा है फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तो फर्स्ट शेड्यूल में भी अमेंडमेंट होगा। और फोर्थ शेड्यूल क्या बात करता है? जाहिर सी बात है स्टेट फॉर्म होगा तो भाई एलोकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो सीटों का एलोकेशन होता है यानी सीटों का बंटवारा होता है कि नया स्टेट फॉर्म हुआ है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ सीट तो बनेगा ना, वहाँ का जो विधानसभा होगा तो विधानसभा के अंदर कुछ तो बनाया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि ये अमेंडमेंट होगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में, ओके। ये तो बहुत आसान है। अगर इसका क्लॉज 2 की बात करें आर्टिकल 4 का, ये कहता है कि भाई नो सच लॉ मेड अंडर दिस आर्टिकल शैल बी कंसीडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 सॉरी। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का प्रोसीजर के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368, लेकिन यहाँ पर कहा कि इस तरह का अमेंडमेंट में यहाँ पे इसका कोई पर्पस नहीं होगा आर्टिकल 368 का, ओके। ये साइलेंट रहेगा। आई थिंक ये जो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।